Hello and welcome to our YouTube channel Aspirants Build and Govern. Today, we are going to start a very important series of Indian Polity by M. Lakshmikant. तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी और ये चैप्टर वाइज सीरीज होगी जिसमें हम लक्ष्मीकांत को बेस रखेंगे और हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हर चैप्टर वाइज आपको वीडियोस मिलती रहें। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है और इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक okay which covers with Indian polity which is the base material for all examinations for polity. So let us dive into our first chapter and let us see the constitutional framework, right? तो पहला जो पार्ट है इस बुक का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद फिर अगर देखें आप तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले पार्ट में हम लोग इतना सीरीज वाइज लाइन बाय लाइन डील करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, तो अगर पहले हम लोग बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का तो सीक्वेंस हमारा यही होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आज शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 एम लक्ष्मीकांत। इट्स एन 8th एडिशन बुक। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे से और क्रिस्प मैनर में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे से इस एडिशन को बनाया गया है। आपके पास कोई भी एडिशन हो आप उस एडिशन को अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम इन एवरी बुक। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो ये बात शुरू होती है 1608 से, मतलब 1608 से, 1608 से। तो क्या होता है कि द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं इंडिया। तो विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ I इन 1600। 1600 में 1600 AD कह सकते हैं आप। ओके, मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर्स हैं उसमें बताया हूँ AD और BC क्या होता है, आप देख सकते हैं उसको। फिर से मैं बता दूंगा आगे कि ये मैंने AD क्यों लिखा है। तो 1600 में आप मान के चलें कि 1600 सन 1600 में, मतलब 1600 में एलिजाबेथ I जो इंग्लैंड की क्वीन थी, ठीक है, यूके की क्वीन थी, उन्होंने चार्टर ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वहाँ इंडिया में जाके एज अ ट्रेडर वो वहाँ पे काम करें, अपना व्यापारी बन के जाएं। फिर क्या होता है कि इन 1765 द कंपनी विच टिल देन हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस ऑब्टेन्ड द दीवानी राइट्स। दीवानी राइट का मतलब होता है कि राइट्स ओवर रेवेन्यू, मतलब जो पैसा आ रहा है उस पे राइट हो जाए उनका, और सिविल जस्टिस का राइट मिल जाए उनको। सिविल जस्टिस का मतलब है कि कोई भी जमीन का मैटर फंसा, कुछ भी ऐसा फंसा, तो वो खुद ही उसको रिजॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, कोर्ट का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आज भी आप सुनते होंगे कि दीवानी कोर्ट होता है, ये सब होता है, तो वो इनको राइट उस समय मिल गया। कब मिल गया? 1765 में मिल गया। फिर क्या होता है, इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राइट्स ओन करने के बाद दीवानी दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज टेरिटोरियल पावर। ये अपना टेरिटोरियल पावर मतलब जमीनी स्तर से अपना ये पावर को बढ़ाने लगे। फिर 1858 में द वेक ऑफ द सिपॉय म्यूटनी, सिपॉय म्यूटनी मीन्स इसको और भी हम लोग कहते हैं दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 18 रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 1557 में जो रिवोल्ट हुआ सिपॉय म्यूटनी, तो
उसके बाद जस्ट तुरंत जो ब्रिटिश क्राउन था वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली डायरेक्टली और ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसकंटिन्यू कर दिया और तब से फिर क्वीन क्राउन रूल चालू हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दो रूल चलते हैं, दो रूल चले। पहले क्या, कंपनी रूल चला। कंपनी रूल कब से चला? 1600 से आपका चला 1757 तक। फिर 1758 से आपका क्राउन रूल चलने लगा। ये हम आगे देखेंगे कि कब तक क्राउन रूल चला, क्योंकि 1947 में हमने इंडिपेंडेंस हासिल किया, तो उसके पहले कब तक क्राउन रूल था ये हम आगे देखेंगे कि ये क्राउन रूल कब तक चलता रहा। 15 अगस्त 1947, जब तक हम इंडिपेंडेंस नहीं पा गए। So the British Crown assumed direct responsibility for the governance of India, and this rule continued until India was granted independence on August 15, 1947. So with independence came the need for a constitution. Hence, a constituent assembly was formed for this purpose in 1946, and on January 26, 1950, the constitution came into being. तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का सोचा, एंड इट वाज द डे ऑफ 26th ऑफ नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ कि संविधान बन गया और एनेक्ट हुआ, मतलब लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950, जिसको हम किस डे से मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, दैट इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके बाद जब वो पावर में आया, एनेक्ट हुआ इंडिया में, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो उसको क्या हम लोगों ने बोला? रिपब्लिक डे, उसको एज अ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, आगे द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। However, various features of the Indian constitution and polity have their roots in British rule. There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitution and polity. So they are explained here in chronological order under two major headings. That is, like I told you, the Company Rule 1773 to 1858 company rule chala, that is that East India Company, and then after the Sepoy Mutiny or the revolt of 1857, जिसमें आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, वो सारी कहानी हम लोग धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊंगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, डिटेल में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो जो झांसी की रानी की आपने लड़ाई सुनी, वो इसी रिवोल्ट ऑफ 1857 में ही हुई थी। ठीक है, इसको हम आगे चल के अच्छे से डील करेंगे। तो 1947 तक क्राउन रूल था, एंड देन 15th ऑफ अगस्त 1947 को हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया क्राउन रूल से। तो अब हम पहली हेडिंग को देखते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं अपना अलग से, या फिर आप डायरेक्टली बुक में अपने मार्क कर सकते हैं, पीडीएफ में मार्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एस्पिरेंट बिल्ड एंड गवर्न के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस आप इसको रख सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दैट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की कंपनी रूल था 1773 से। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट है कि जब चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनका। तो दीवानी राइट्स वगैरह उनको दीवानी राइट्स वगैरह मिल गए। जब दीवानी राइट्स मिल गए उनको, ठीक है, दीवानी राइट्स कब मिले? आपको मैंने बताया कि 1765 में उनको ट्रेडिंग फंक्शंस थे और ऑब्टेन हो गया उनको दीवानी राइट्स 1765 तक। तो 1600 से लेके 1600 में चार्टर ग्रांट हुआ, 1608 रफली 1608 में वो लोग आए थे।
ठीक है, 1608 में आए और 1608 से 1765 तक उन्होंने खाली ट्रेडिंग किया, खाली मतलब व्यापार किया, खाली बिजनेस किया उन लोगों ने, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ का रॉ मटेरियल वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ बेचना, ये सब किया। फिर जब देखा गया कि वहाँ यहाँ के जो भी लोग हैं, जो भी ब्रिटिशर्स आ रहे हैं बहुत अमीर होके जा रहे हैं, क्योंकि एज वी नो कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स बहुत अमीर होते जा रहे थे। तो वहाँ पे यूके में देखा गया इसको कि बहुत अमीर बनते जा रहे हैं जो वहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि आ, कुछ लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई। तो उसके बाद फिर जब अच्छे से काम नहीं हुआ, सही से काम शुरू नहीं हुआ, सही से काम वो लोग नहीं कर रहे थे, उसमें करप्शन हो गया। ठीक है, जब करप्शन एक लेवल तक बढ़ गया तो कंपनी डूबने की कगार पे आ गई। जब कंपनी डूबने की कगार पे आ गई तो फिर लोग क्वीन के पास गए, एंड देन उन्होंने कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे अपनी कंपनी बचानी है। तो मुझे अपनी कंपनी बचानी है। देन क्वीन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको फंड स्पॉन्सर करूंगी एंड देन आप अपनी कंपनी बचाइए, लेकिन अब आपकी कंपनी को रेगुलेट मैं करूंगी। रेगुलेट मैं करूंगी का मतलब है कि आ, मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, आप उसके बिहाफ पे आप अपना ट्रेडिंग करिए, लेकिन जो रूल होंगे वो मैं सेट करूंगी। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट क्वीन की तरफ से आया वो था कि द एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? ये पहला स्टेप था। 1608 से लेके 1608 से लेके 1773 तक क्या हो रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। वो मतलब फुल फ्लेजेडली, मतलब अच्छे से काम, मतलब अपना काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। लेकिन जब करप्शन बढ़ गया वहाँ पे, तो फिर जब करप्शन बढ़ गया लोगों में, लोग पैसे देना बंद कर दिए, अच्छे से काम करना बंद कर दिए, पैसे कमा कमा के अपना फिर बाहर वापस लौट गए और सेटल हो गए, तो कंपनी डूबने की कगार पे आ गई। तो जब हेल्प लिया गया तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. Secondly, it recognized for the first time the political and administrative functions of the company. इन्होंने पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी को रिकॉग्नाइज किया एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हुआ क्या, इसके वजह से, रेगुलेटिंग एक्ट के वजह से एक एडमिनिस्ट्रेशन लागू हो गया इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स का इंडिया में। ठीक है, सो द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज कि फीचर्स क्या थे इस एक्ट के कि इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले गवर्नर थे बंगाल के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम रेगुलेट कर रहे थे, उसको, उस गवर्नर को इस रेगुलेटिंग एक्ट ने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गया 4 मेंबर्स का जो इन्हें असिस्ट करने लगा। एंड द फर्स्ट सच गवर्नर वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन दैट यू मस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, कि हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिया में जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से बना, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड, it made the governors of Bombay and Madras presidency subordinate to the Governor General of Bengal. Governor General of Bengal, unlike earlier, where the 3 presidencies were independent of one another. पहले क्या था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट थे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट से जो उन्होंने रूल बना के भेजा क्वीन ने, उसमें क्या था कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो सबॉर्डिनेट हो गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। तो बंगाल टॉप पे पहुंच गया, उसके नीचे 2 प्रेसिडेंसी होगी, कौन सी? बॉम्बे एंड मद्रास। देन इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता in 1774 comprising 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो इन्होंने क्या किया कि
सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन्होंने बनाया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, तो 1+3 का इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया। इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई भी प्रेजेंट्स ब्राइब्स फॉर द फ्रॉम द नेटिव्स, मतलब यहाँ के लोगों से कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते हैं ये लोग, है ना, ये सब है। उसके बाद फिर इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड the control of the British government over the company by requiring the court of directors, governing body of the company, to report on its revenue, civil and military affairs in India। तो ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि इन्होंने क्या किया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रेंथ जो था वो कंट्रोल जो था, कंट्रोल बढ़ गया किसके ऊपर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आने की वजह से कंट्रोल बढ़ गया उनका, ठीक। और फिर इनको क्या हो गया कि रिपोर्ट मिलने लगे, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स पे इनको रिपोर्ट्स मिलने लगे। फिर उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता क्या है, 1781 का अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट क्यों आता है, क्योंकि होता क्या है कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस नहीं बनाए कि अगर कोई ब्राइब लेता पकड़ा गया, गिफ्ट लेता पकड़ा गया तो उसको सजा क्या मिलेगी, ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, संशोधन लाया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 in a bid to rectify the defects of the regulating act of 1773, means the defects of the regulating act of 1773, to rectify that defect the amending act of 1781 came, and the British Parliament passed the amending act of 1781, also known as the act of settlement। इसको act of settlement भी कहते हैं। इस फीचर के एक्ट्स क्या क्या थे, so it exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court। गवर्नर जनरल और काउंसिल को, मतलब जो 1+3 का हमारा मेंबर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में लेके चलिएगा, अभी धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आती जाएगी। 1+3 का जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल का jurisdiction था of the supreme court for the acts carried out by them in their official capacity, similarly it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the supreme court and their official actions। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नर जनरल और काउंसिल हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, वो नहीं आएंगे इस एक्ट में, कैरी नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस से इनको भी निकाल दिया, किसको, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को, ठीक है। सेकेंडली इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट से दूर रखा इन्होंने, एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो भी रेवेन्यू के कलेक्शन थे उस मैटर को भी इन्होंने दूर रखा, किस चीज से, सुप्रीम कोर्ट से। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal laws of the defendants, that is Hindus were to be tried according to the Hindu law, Muslims were to be tried according to the Mohammedan law। So Mohammedan law के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स को ट्राई किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ होता है, कोई भी घटना घटती है, और हिंदू को हिंदू लोग के थ्रू ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि इन्होंने एडमिनिस्टर कर दिया द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, ओके। तो डिफेंडेंट्स के जो पर्सनल लॉज थे उनको इन्होंने एनेक्ट कर दिया। So it also laid down the appeals from the provincial courts could be taken to the governor general in council and not to supreme court। तो appeals from the provincial court could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। It empowered the governor general in council to frame regulations for the provincial courts and councils। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, मतलब 1+3 के मेंबर को फ्रेम करने का वो दे दिया, जैसे अभी पार्लियामेंट फ्रेम करती है ऐसे ही रेगुलेशंस फ्रेम करने का
भी पावर दे दिया इन्होंने इस अमेंडिंग एक्ट के से, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स। ठीक, ये सारे एक्ट्स अमेंडिंग एक्ट में आ गए 1773 के। ये एक्ट कब आया 1773 के बाद? 1781 में। उसके बाद हमारा जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि द देन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज द पिट्स, उनका नाम था पिट्स, उनके नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। ओके, पिट्स इंडिया एक्ट आया। सो इट डिस्टिंग्विश्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट। So the feature of this act were as follows. पहला क्या है? It distinguished between the commercial and political functions of the company. कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को इन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया कि कॉमर्शियल क्या है, पॉलिटिकल क्या है। इसको प्रॉपरली इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि क्या एक्ट कॉमर्शियल होगा, क्या एक्ट तुम्हारा कॉमर्शियल होगा। ये सारे एक्ट्स को इसमें अच्छे से डिस्टिंग्विश कर दिया। ठीक है। सो जो ये विलियम पिट थे, मतलब इनका पूरा नाम था विलियम पिट, जो उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस एक्ट को एनेक्ट किया। एंड देन इट आल्सो अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स। कॉमर्शियल अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको मैनेज करने के लिए दे दिया गया कॉमर्शियल अफेयर्स, बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, एक न्यू बॉडी भी बना दी। कौन सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे कौन सी दो बॉडी बन गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने दो बॉडी बना दी। कौन सी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। देन टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल को मैनेज करेंगे, जो दो इन्होंने बनाया फंक्शंस, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज करेंगे? कॉमर्शियल अफेयर्स को, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स को। ठीक है। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नेंस। तो डबल गवर्नमेंट का इन्होंने एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया। Then it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possessions in India. इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि सुपरवाइज करें और सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करें, सिविल एंड मिलिट्री और रेवेन्यूज फॉर द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पावर आ गई अच्छी खासी। Thus the act was significant for two reasons. दो एक्ट इस एक्ट का दो सिग्निफिकेंट रीजन था। ठीक है, क्या था? पहला कि कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो टेरिटरी थी इंडिया में, जो इंडिया की टेरिटरी थी, उसको पहले क्या बोलने लगे हम ये लोग कि इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि ब्रिटिश पोजेशन है, ब्रिटिश पोजेशन है। क्या है? ब्रिटिश पोजेशन है, British possession in India. And the second was the British government was given the supreme control over the company affairs. ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स को। कौन सी कंपनी? बताया था मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। दो इन्होंने बॉडी बना दी, दो फंक्शंस ले आए, कॉमर्शियल पॉलिटिकल, जो कि दो बॉडी बना दी इन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज कर रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल को। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्ट आता है 1786 में। ठीक है, 1786 में एक्ट आता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सा एक्ट पढ़ लिया? अगर आप देखेंगे तो हमने कौन कौन सा एक्ट पढ़ा? पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा 1773 का, फिर हमने पढ़ा 1784 का एक्ट, 1781 का अमेंडिंग एक्ट। ओके, देन हमने पढ़ा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, एंड देन 1786 का एक्ट आता है हमारा। ठीक है, 1786 का एक्ट आता है हमारा। उसके बाद फिर क्या है? 1786 के एक्ट में क्या होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक गवर्नर जनरल कौन आ रहे थे भाई साहब? हमारे वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब आ रहे थे, लेकिन फिर 1786 में कौन चेंज हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए। ही प्लेस्ड 2 डिमांड्स टू एक्सेप्ट द पोस्ट। बहुत ही बढ़िया लड़ाई लड़के आए थे हार वार के, तो अब भाई बड़े लेवल के ये पदाधिकारी थे, तो इनको क्या किया गया कि आप एक काम करिए, आप जाइए इंडिया में रूल करिए, इंडिया में रूल करिए और फिर
इनको बनाया प्रपोज किया गया कि भाई साहब आप गवर्नर जनरल बन जाइए बंगाल के। तो इन्होंने कहा अरे भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, जंग वंग लड़ा हूँ, तो मैं बन तो जाऊंगा गवर्नर जनरल बंगाल का, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। क्या? कि मुझे पावर चाहिए। कौन सी पावर? ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जो काउंसिल 1+3 का बना रहा है, मान लो ये एग्री नहीं है और ये तीन लोग एग्री हैं तो बन जाएगा, लेकिन फिर अगर ये तीनों एग्री हैं और ये एग्री नहीं है तो भाई वो क्वैश हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। ये ओवरराइड मतलब वीटो पावर, इसको क्या कहते हैं? वीटो पावर भी कहते हैं। तो वीटो पावर ये चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। जब इसका मन करेगा तो ओवरराइड कर सकता है, ये इसको चाहिए था पावर। दूसरा, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ ऑफ व्हाट? ऑफ द आर्मी। कमांडर इन चीफ इसको बनना था, कमांडर इन चीफ भी बनना था। ये दोनों इनका शर्त था कि मुझे जब ये दोनों पोस्ट पावर्स मिलेंगी तो फिर मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1786, द एक्ट ऑफ 1786 वाज एनेक्टेड टू मेक द बोथ प्रोविजन। तो इस प्रोविजन को बनाने के लिए भाई ये एक्ट लाया गया, स्पेशली ये एक्ट ही लाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये पावर देने के लिए। कौन सी? 1786 की एक्ट। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब यहाँ से देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। 1773 से आप 20 ईयर्स, 1773 से आप 20 ईयर्स जोड़ते जाइए। तो 1773 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1793। ओके, 1793। अब बीच का जो आपने देखा, कौन कौन सा देखा? 1781 देखा, देन 1784 देखा, फिट्स इंडिया एक्ट। देन आपने ये अभी लेटेस्ट देखा है 1786 का एक्ट ऑफ 1786, जो कि कॉर्नवालिस को लाने के लिए, पावर देने के लिए बनाया गया। तो ये तीन आपको बस दिमाग में रखना है, 81, 84 एंड 86। एंड देन बेसिकली है क्या? 1793। अब बहुत इजी हो जाएगा ये, 1786 के बाद वो 1793। तो ये चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया फिर से क्वीन से कि हर 20 साल पे भाई साहब हम आपको चार्टर देंगे, हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंड करके देंगे कि हम क्या चाहते हैं वैसे आप रूल करिए। तो इन्होंने इस फीचर में, इस एक्ट में एक फीचर लाया कि इट एक्सटेंडेड दी ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो 1786 में पावर दी गई थी कॉर्नवालिस को, वो ओवरराइड कर दी गई। ठीक है, मतलब सॉरी, वो एक्सटेंड कर दी गई। ओवरराइडिंग पावर्स उसकी जो थी, मतलब जो दो पावर्स, ये जो दोनों पावर्स मिली थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया भाई साहब की फ्यूचर के लिए भी। तो ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज, जो भी आगे गवर्नर जनरल आएगा उसके पास ये पावर होंगी ही होंगी जो इनको स्पेशली दी गई थी। ये इस एक्ट में आया, ये मेजर चेंज 1793 में। इट ऑल्सो गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स इन कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो गवर्नर जनरल को मोर पावर दे दिया गया टू कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। आपको बताया था कि बंगाल की दो सबऑर्डिनेट बन गई, बॉम्बे एंड मद्रास, आफ्टर द कंपनी रूल। ठीक है, ईस्ट इंडिया के बाद जब इन्होंने अपना रेगुलेटिंग एक्ट भेजा उसमें, तो बॉम्बे एंड मद्रास को जो प्रेसिडेंसी थी उसमें मोर पावर एंड कंट्रोल दे दिया गया। और पावर और कंट्रोल आप लीजिए सबऑर्डिनेट का इनके ऊपर, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी पे। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स, मतलब 1793 टू 1819 तक। ठीक है, 20 साल और एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। सॉरी 1819 कह रहा हूँ, 1793 to 1803 and then 1813. It's 1813. I beg your pardon. So 1813 तक इन्होंने क्या किया? Another 20 years तक इन्होंने ऐड कर दिया। ट्रेड मोनोपोली, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 years। ठीक है, 1813 तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया ट्रेड मोनोपोली को। So it provided that the commander in chief was not to be a member of the governor general's council unless he was so appointed। जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है वो, और कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है 1+3 वाला, उसमें कमांडर इन चीफ जो भाई साहब हैं वो मेंबर नहीं होंगे, अनलेस
ही वॉज सो अपॉइंटेड, अनलेस उन्हें अपॉइंट किया जाए तब तक वो इसके मेंबर नहीं होंगे, मतलब टेम्परेरी मेंबर कह सकते हो हैं। इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज, इंडियन रेवेन्यूज से इन्हें पे किया जाता था, किससे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ को, किस एक्ट से, 1793 से। फिर आता है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैंने बताया 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, तो 1793 प्लस 20 इज 1813। एंड द फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज, इसका फीचर क्या था कि इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स, मतलब कि एकदम ट्रेड मोनोपोली को इन्होंने अबॉलिश कर दिया कि भाई साहब तुम ही सिर्फ काम नहीं करोगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया वाले काम नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेसमैन हैं वो काम नहीं करेंगे। अबॉलिश कर दिया मोनोपोली को। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, मोनोपोली मीन्स कि आपका इकलौता हक है कि यहाँ पे आप बस यही आप इकलौते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने 1813 के चार्टर एक्ट में अबॉलिश कर दिया इस ट्रेड मोनोपोली को। और इंडियन ट्रेड, इंडिया में ट्रेड करना ऐसा मतलब जैसे मछली की मंडी लग गई कि भाई साहब कोई भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ब्रिटिश मर्चेंट, कोई भी ब्रिटिशर आके यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। क्यों कर सकता है कि भाई तो इंडिया सोने की चिड़िया है, पैसा अच्छा है, कमा लो, यहाँ पे लूट लो, लूटना इनका चालू है। So however it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China, मतलब trade with China means that the opium trade, ठीक है। ओपियम ट्रायंगल हम आगे पढ़ेंगे कि ओपियम ट्रायंगल क्या होता है। एंड ओपियम ट्रेड जो था चाइना के वजह से, ठीक है, चाइना में ओपियम उगाया। ओपियम मीन्स अफीम, जो ड्रग्स होते हैं उसको उगाया जाता था, ठीक है, अफीम उसको उगाया जाता था। और इनका सिर्फ ट्रेड जो ट्रेड मोनोपोली है कंपनी का, वो सिर्फ चाय में, चाय पत्ती में और ओपियम में रह गया चाइना के साथ ट्रेड में। बाकी और सारा सब कुछ, चाहे वो टेक्सटाइल हो, ठीक है, कोई भी और इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री का इन्होंने क्या किया कि ओपन कर दिया सारे ब्रिटिशर्स के लिए, मोनोपोली अबॉलिश कर दिया। Secondly, it asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territory in India, जो कंपनी की टेरिटरी थी, जो कंपनी ने अपना बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में प्रेसिडेंसीज बनाई थी, उस पर ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सोवरेनिटी, संप्रभुता वो कर दी कि भैया हम ही डिसीजन लेंगे और कोई डिसीजन आप नहीं लेंगे, मैं ही डिसीजन लूंगा, मैं ही हूँ यहाँ का सरकार। फिर इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज कौन है, जो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते हैं, जो जैसे कि हिंदुइज्म को प्रीच करता है, मुस्लिम इस्लाम को प्रीच करता है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए, इंडिया में आए। इंडिया में क्यों आए भाई साहब, वो इंडिया में इसलिए आए फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल, मतलब कि सिंपल सा उनका मतलब था कि भाई इंडिया में आओ, जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी यहाँ पे वो हैं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाओ, लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए प्रेरित करो, क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे फैलाओ, लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराओ, ये सब काम इन्होंने शुरू कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन among the inhabitants of the British territories in India. It also provided what for the spread of western education. Western education को भी मतलब कि क्या, अब अभी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ये इसी एक्ट के थ्रू हुआ था, जो अभी हम इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी एक्ट के थ्रू शुरू हुआ था कि भाई इंग्लिश भी इनको पढ़ाओ, वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे लाओ, ठीक है। उसके लिए इन लोगों ने रुपए भी देना शुरू किया था, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था इस वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने के लिए, 1 लाख रुपए तब के टाइम में कि भाई फैलाओ इंडिया में ये वेस्टर्न एजुकेशन, वरना काम कौन करेगा हमारे लिए, ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं आएगी इनको तो। सो इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया में जो भी यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनमें वेस्टर्न एजुकेशन फैलाई गई, मतलब बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। It also authorized the local governments in India to impose taxes on persons. Local government India, जो लोकल गवर्नमेंट था इंडिया में, जो राजा महाराजा होते थे, उनको भी भाई ऑथराइज कर दिया गया कि ठीक है आप लोग टैक्सेस लीजिए, आप अपना वो कमाइए खाइए,
और वो ऑल्सो दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अभी तक क्या था भाई साहब, अभी तक सारा वो डिसीजन वो ले रहे थे, लेकिन इस एक्ट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो इंडिया की थी, मतलब राजा महाराजा, उनको भी भाई कह दिया गया कि आप लोग भी अपना वो करिए, टैक्स वैक्स लीजिए, और अगर कोई नहीं देता है टैक्स तो आप पनिश कर सकते हैं उनको। ठीक है, वहीं से तो ये रॉब शुरू हो गया लोगों में, है ना। फिर 1813 के बाद 1813 के बाद 20 साल और उन्होंने जो एक्सटेंड किया, फिर आया क्या 1833 का कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। ठीक है, हम लोग बहुत ही करीब हैं सिपॉय म्यूटनी के। So the Charter Act of 1833 was the act was finally steps towards the centralization in British India। मतलब centralization power of centralization power आ गया, मतलब एक केंद्रीय शासन का मकमा होना शुरू हुआ। तो फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे भाई साहब, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाना शुरू कर दिए कि भाई अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे। और उनको सारा पावर वेस्ट कर दिया गया, सारा पावर दे दिया गया, किस चीज़ का, मिलिट्री एंड सिविल का सारा पावर उनको दे दिया गया। Thus the act vested for the first time the government of India with authority over the entire territory area possessed by the British India। So the first governor general of India was Lord William Bentinck। तो ये जो बेंटिक भाई साहब थे, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर कौन आए थे भाई साहब, कॉर्नवालिस आए थे। कॉर्नवालिस के बाद जो आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल नहीं इंडिया, ये ध्यान रखना, बेंटिक थे, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनको सारा पावर दे दिया गया कि आप सिविल भी देखिए, आप मिलिट्री भी देखिए, आप सब कुछ देखिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स के तरफ से आप यहाँ के इंडिया में जो भी टेरिटरीज हैं वहाँ के माई बाप हुए आप सब देखिए। एंड इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। भाई साहब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास जो कोने में खड़े थे, उनका पावर घटाते गए। वो तो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट थे, दब रहे थे, ये भाई साहब टॉप नॉच अधिकारी थे, ऊपर पहुंच गए। So the Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entirety of British India। Governor General of India जो थे, उनको exclusive legislative power मिल गया। legislative power मतलब जो ये असेंबली वगैरह वाला है ना, कि फ्रेम कर सकते हो कुछ भी रूल एंड लॉज वगैरह, है ना। पावर्स फॉर द एंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया में जहाँ जहाँ उनका कब्जा था, वहाँ पे इनको राइट मिल गया कि भाई कोई भी लॉ कानून जो भी मन करे, जो भी रेगुलेशन करना है करो। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। उनको रेगुलेट किया गया, वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वाज कॉल्ड एज एक्ट। पहले उनको रेगुलेशन कहा गया था कि रेगुलेट हो रहे हैं खाली, लेकिन बाद में अब क्या हो गया, ये एक्ट बन गया, एक्ट हो गया। ठीक है, अब जो भी बनेगा वो एक्ट होगा। तो इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी एज अ कॉमर्शियल बॉडी उन्होंने खत्म कर दी। एंड विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया कि अब बस आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, कॉमर्शियल का काम खत्म कर दीजिए, आप खाली एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, ट्रेड रेड रहने दीजिए। It provided the company's territory in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successors। मतलब कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में, वो हेल्ड की गई इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। इन हिज मैजेस्टी मतलब कि भाई साहब किंग क्वीन, ठीक है, उनके बच्चों के, उनके सक्सेसर्स के लिए वो क्या हो गया, हेल्ड कर दी गई। ठीक है, फिर आता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में और क्या हुआ कि अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन का सिस्टम लाया इन्होंने फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो कि यूपीएससी की वो है कहानी, वो यहीं से शुरू हुई 1833 से, ओपन कंपटीशन लाए। अभी तक क्या होता था कि इंग्लैंड में जाओ एग्जाम देकर आओ, मतलब है ना, इंग्लैंड में तुम्हारा लंदन में एग्जाम होगा यूपीएससी का, वहाँ पे जाओ एग्जाम दो, और वहाँ पे जो भी बनता था वो आके इंडिया में से रूल करता था। मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलता था, जैसे आज के डीएम एसपी होते हैं वैसे ही, है ना, तो उनको वो मिलता था काम। अब ओपन कंपटीशन आ गया। अभी तक सिर्फ गोरे बन सकते थे, मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स बन सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ओपन कंपटीशन लाते। अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ इन्होंने कहा है कि इंट्रोड्यूस करते हैं ओपन सिस्टम।
for selection of civil servants and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the Court of Directors. वही Court of Directors जो भाई साहब पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, जिसके पास कौन सी पावर थी, कौन सी, कॉमर्शियल अफेयर्स की। इन्होंने भाई साहब कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। इन्होंने अपोज किया तो फिर भाई साहब ये टल गया तो फिर 20 साल तक टल गया। 20 साल तक जब टल गया फिर 20 ऐड कर दो, फिर क्या पहुंचे हम 1833 से 1853 में। 1853 में फाइनली दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ द चार्टर एक्ट्स, क्योंकि भाई सिपाही म्यूटिनी कब हुआ, 1857 में मारपीट हो गई, क्योंकि अब भाई इनका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा लूट रहे थे ये लोग, तो इंडियंस परेशान हो गए, ठीक है, राजा महाराजा लोग परेशान हो गए कि ये लोग कब जाएंगे भाई, हमारा देश, हमारा इंडिया, ये लूटते जा रहे हैं, यहाँ से लूट रहे हैं, वहाँ पे भर रहे हैं यूके में। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन्होंने क्या किया, दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853, ठीक है, ये लास्ट सीरीज था चार्टर एक्ट का। तो इसका फीचर क्या था, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल से, मतलब कि लेजिस्लेटिव रूल बनाना और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों को अलग अलग कर दिया इन्होंने, ठीक है, पहले जो बना रहा था वही इम्प्लीमेंट करा रहा था, अब ये बनाएगा कोई और, भाई इम्प्लीमेंट कराएगा कोई और। So it provided for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council। अभी मैंने बता रहा था आपको कि 1+3 का काम चल रहा था, 6 और ऐड हो गए, ठीक है। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council which came to be known as the Indian Central Legislative Council। The legislative wing of the council functioned as a mini parliament। इसको क्या कहा, मिनी पार्लियामेंट, इसको क्या कहा, मिनी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 543 लोग हैं आज के समय में, 543 लोग मिल के वो बनाते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, किस पे सहमति होनी चाहिए, कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन, बस ये 6-3-9-1 10 लोग बना रहे हैं, 10 लोग बैठ के रूल फ्रेम कर दे रहे हैं कि कल से ये चालू होगा भाई, कल से ये काम होना चाहिए, तो वो काम होना चाहिए इन 10 लोगों के उस पर। इसको क्या कहा गया, मिनी पार्लियामेंट कहा गया। लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल क्या कहा गया, मिनी पार्लियामेंट। Adopting the same procedures as the British Parliament, thus legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and a special process. It also introduced an open competition system for selection। अब अभी वहाँ पे क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी को मंजूरी दे दी गई, मतलब यूपीएससी फाइनली इंडियंस के लिए शुरू हो गया 1853 से यूपीएससी, जिसको इंडियन सिविल सर्वेंट आईसीएस के नाम से कहा गया, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर द सिविल सर्वेंट, द कोवेनेंटेड ऑफ सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया, ओपन कॉम्पिटिशन। द अकॉर्डिंग टू द मैकुले कमिटी, ठीक है, मैकॉले कमिटी के थ्रू द कमिटी ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854 से, ये 1853 में जो एक्ट आया, फिर 1854 से एनएक्ट हो गया, ठीक है, मैकॉले कमिटी के उससे। तो फिर इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, कंपनी का रूल फिर एक्सटेंड हो गया भाई साहब, एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे आप इंडियन टेरिटरीज को रखे रहिए, रिटेन करे रहिए, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। इसमें पीरियड नहीं दिया गया कि 20 साल, 10 साल, 5 साल, कोई भी ये मेंशन नहीं है, जब तक रखना हो रखो, जब अनटिल फर्दर नोटिस। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स क्या था, क्लियर इंडिकेशन था दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड मेंशन नहीं था। पहले जितने भी चार्टर आ रहे थे उसमें मेंशन था कि पर्टिकुलर पीरियड के बाद किसी भी टाइम पे ये क्वैश हो सकता है, खत्म हो सकता है कंपनी रूल। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन। अब जैसे जब भाई लूटते जाओगे तो इंडिया के लोग भी अपोज करेंगे कि ये क्या हो रहा है भाई साहब, लूट रहे हो। जब उन्होंने थोड़ा सा आवाज शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप क्या दे दिया कि आपको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। पहला लॉलीपॉप था कि भाई साहब आप भी यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, ओपन कंपटीशन है, आप आइए बनिए।
लेकिन हायर पोस्ट नहीं मिलता था इंडियंस को। हाँ हाँ हाँ, डीएम ये नहीं बनते थे, बाबू ही बनते थे यूपीएससी के बाद भी। ठीक है, क्लरिकल पोस्ट ही मिल रही थी इनको, टॉप नॉच की पोस्ट नहीं मिल रही थी। डीएम बन रहे थे, कुछ एक वो बन रहा था। ठीक है, डीएम तो मैं मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ तब के टाइम का कि डीएम कहलाए जा रहे थे, लेकिन टॉप नॉच जो सेक्रेटरी कैबिनेट ये सब नहीं, हाँ, हाँ, ये सब नहीं बनते थे लोग, इंडियंस नहीं बनते थे, सिर्फ वो ब्रिटिशर्स। सिर्फ लॉलीपॉप था ये, लॉलीपॉप। फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन का एक और लॉलीपॉप दिया गया कि इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bengal, बॉम्बे एंड आगरा। कि क्या कहा गया कि भाई साहब देखो, लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग ला रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आप आइए, आप भी पार्टिसिपेट करिए। तो जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उसमें 6 में से, उस 6 में से 4 क्या होंगे, इंडियन होंगे। 4 क्या होंगे, इंडियन होंगे। 4 क्या होंगे, इंडियन होंगे। कहाँ कहाँ से, एक मद्रास से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से। यहाँ से भाई 4 मेंबर्स आप उठा लीजिए और लोकल रिप्रेजेंटेशन ले आइए। तो ये था हमारा यहाँ तक का कंपनी रूल। कंपनी रूल तक आज हम देखे हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने कंपनी रूल तक देखा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी ही क्राउन रूल के साथ, कि क्राउन रूल में क्या होता है। ठीक है, आपको मैं 1857 का रिवोल्ट भी समझाऊंगा आफ्टर दिस। क्राउन रूल के बाद में रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज दी सिपॉय म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कंपनी रूल हुआ। उसके बाद फिर जब ज़्यादा इनका आतंक बढ़ गया तो फिर इन्होंने अपोज किया, इंडियंस ने अपोज किया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हमारे ही देश को लूट रहे हो, ये सब हो रहा है जगह जगह से। जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन लोगों ने अपोज किया। ठीक है, नाना साहेब, इन लोगों ने अपोज किया। बेगम हजरत महल लखनऊ से, इन लोगों ने अपोज किया कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है। इन्होंने एक इसको ये भी कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली आज़ादी की पहली लड़ाई भी इसको कहते हैं, कि भाई साहब इन लोगों ने शस्त्र उठाए कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों निकल जाओ अब। इन लोगों ने एक बिगुल फूका, एक मिसाल जलाई कि अब बस हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंपनी रूल का एंड होता है जब उनका आतंक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लूट मचा लेते हैं, लूट मचाए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा हो गया है, पावर, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस पे कब्जा हो गया है, लोगों को पनिश करने का पावर मिल गया, हर चीज़ पावर कब्जा करते जा रहे हैं। तो फिर जब रिवोल्ट होता है, लोग रिवोल्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि क्राउन को क्वैश करना पड़ता है, कंपनी रूल को, और फाइनली टेक ओवर करती हैं हमारी क्वीन, क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने उसको टेक ओवर किया इंडिया को कि अब हम ही इसको बनाएंगे, अब हम ही इस पे काम करेंगे, आप लोग रहने दीजिए। कंपनी रूल एंड, क्राउन रूल चालू। क्राउन रूल हम लोग पढ़ते हैं आगे से। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखें और इस चीज़ को रिवाइज करें, कंपनी रूल को रिवाइज करके आप एस्पिरेंट्स बिल्ड एंड गवर्न टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके नोन में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, और भी बहुत सारी सीरीजेज में लाऊंगा अभी ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, और इसको लिंक करूंगा मैं बहुत अच्छे से आपके एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री से भी लिंक करूंगा मैं इस हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को। एंड हम पॉलिटी में ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, पूरा लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज देखेंगे। टिल देन सी यू, गुड बाय। एंड ध्यान रखिए आप अपना, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ओके देन, बाय। थैंक यू फॉर bearing me, thank you for listening. So this is Aspirants Build and Govern signing off. Thank you.